हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? और आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी इवोल्यूशन के लेक्चर नंबर 2 को, जो कि है आपका सेंट्रल डोग्मा और म्यूटेशन थ्योरी पर बेस्ड। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बेसिक्स को और हेरिडिटी को। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने ये जो पिछले लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, तो जाओ और उसको देख कर आओ। क्योंकि अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आपको आज का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि मैंने उस लेक्चर में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में पूरा ही बेसिक बताया है सेंट्रल डोग्मा को समझने के लिए। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो आपको सेंट्रल डोग्मा उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितने अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि सेंट्रल डोग्मा समझने के लिए जरूरी है आपको वो बेसिक आना जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था। हालांकि अभी मत जाओ, जिन बच्चों ने रिवाइज नहीं किया है या जिन बच्चों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है, तो उन बच्चों के लिए मैं क्विक रिकैप दे रहा हूँ अभी। ठीक है, यानी रिवीजन करवा रहा हूँ। देखो, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था हेरिडिटी को। कल हेरिडिटी तो हमने देखा था हेरिडिटी क्या है, एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स from one generation to another via gene। ठीक है, हेरिडिटी क्या होती है? एक प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिकल कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। किसके थ्रू? जीन के थ्रू। अब ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, ये है आपके पापा, ये है आपकी मम्मी, मॉम, ठीक है। इन दोनों से पैदा हुए आप, यानी कि यू। ठीक है, तो मेरा सवाल था कि आप अपने माता पिता से क्यों दिखते हो? क्योंकि उनके बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स आप में ट्रांसफर हुए हैं, इसलिए आप अपने माता पिता जैसे दिखते हो। ठीक है, किसके थ्रू हुआ ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर? जीन के थ्रू हुआ, राइट। तो आप उनके जैसे इसलिए दिखते हो क्योंकि बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर आपके अंदर हुआ, यानी कि आपके मम्मी पापा की जनरेशन से आप एक नई जनरेशन बनी, यानी कि सेकंड जनरेशन बने। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कैरेक्टर का ट्रांसफर कैसे हुआ? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर किसके थ्रू हुआ? जीन के थ्रू हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हमने क्या पढ़ा था? फॉर एग्जांपल, ये है आपका सेल, ये है आपका सेल। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है। पहला होता है डीएनए और आरएनए। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये बनता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। कैसे बनता है? मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बनता है। वो कौन कौन सी होती है? देखो यहाँ जरा। पहले होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस। सेकंड होता है आपका फॉस्फेट, फॉस्फेट। एंड थर्ड होता है आपका पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। ठीक है, फिर मैंने तुमको बताया था नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन एंड थर्ड सेकंड होता है आपका पायरेमिडीन, पायरेमिडीन। ठीक है, प्यूरिन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एडेनिन, एडेनिन। सेकंड होता है गुआनिन। ठीक है, पायरेमिडीन तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है थायमिन, सेकंड होता है साइटोसिन, साइटोसिन एंड थर्ड वन इज यूरासिल। फिर मैंने तुमको बताया था नाइट्रोजनस बेस जो है वो बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। क्या बनाते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। फॉर एग्जांपल, एडेनिन बनाता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, एडेनिन बनाता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर थायमिन और यूरासिल के साथ में। यूरासिल के साथ में कब पेयर बनाएगा? जब वो बनाएगा आरएनए। आरएनए के अंदर क्या होता है? एडेनिन जो है वो यूरासिल के साथ में पेयर बनाता है और डीएनए के अंदर एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ में पेयर बनाता है। इतनी बात समझ आ गई। और फिर जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ में पेयर बनाता है डीएनए और आरएनए के अंदर। इतनी बात समझ आ गई। फिर हमने क्या देखा था? डीएनए एंड
जीन के बारे में लिखा था। जीन क्या होता है, ये क्या होता है, एक फ्रेगमेंट होता है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए का फ्रेगमेंट होता है विच कैरीज इंस्ट्रक्शन टू फॉर्म प्रोटीन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन क्या करता है, कैरी करता है इन द फॉर्म, किसके फॉर्म में, कोडॉन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन के रूप में ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन कैरी करता है किसकी, प्रोटीन बनाने की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब देखो कोडॉन जो थे, कोडॉन क्या होता है, कोडॉन क्या होता है, ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं होती है, ये होता है सीक्वेंस ऑफ तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम एक कोडॉन कहते हैं। वन कोडॉन इज इक्वल टू सीक्वेंस ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड, ये इस तरीके से लिखता है। फॉर एग्जांपल ये आपका डीएनए, ठीक है, इसके अंदर है 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, यहां से मैं कोई भी 3 न्यूक्लियोटाइड ले लेता हूं, क्योंकि 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3 ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। इन तीनों न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम कहते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, एक कोडॉन कहते हैं। फिर मैंने तुमको बताया था कोडॉन दो तरीके के होते हैं, पहला होता है स्टार्टिंग कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन, राइट। मैंने तुमको बताया था दो तरह के कोडॉन होते हैं, स्टार्टिंग कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन। स्टार्टिंग कोडॉन क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है, स्टॉप कोडॉन प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करता है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हमने देखा था, क्या देखा था कि ईच कोडॉन कैरीज इंस्ट्रक्शन each codon carries instruction to produce specific type of protein। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन को बनाने के इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है हर एक कोडॉन। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये था हमारा कल का लेक्चर का रिकैप, जो हमने कल के लेक्चर में बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ा था। बट जिन बच्चों ने नहीं पढ़े उन सभी के लिए मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल डोग्मा को, और आज का हमारा जो गोल है वो है कंप्लीट करना सेंट्रल डोग्मा को और म्यूटेशन थ्योरी को, क्योंकि कल के लेक्चर में ये चीजें नहीं हो पाई थी। बट सेंट्रल डोग्मा और म्यूटेशन थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि आपको अपना पेन और पेपर अपने साथ में रखना है टू मेक नोट्स, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट नोट्स वही होते हैं जो आप अपने हाथों से बनाते हो। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन ये है कि आपको लेक्चर को बिल्कुल ही फुल्ली फोकस होके देखना है। चाहे तो आप ईयरफोन का यूज कर सकते हो टू रिड्यूस नॉइज, बाहर की नॉइज को रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ईयरफोन लगा सकते हो और अपने नोटिफिकेशंस को बिल्कुल ही क्या कर लो, बंद कर दो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, जिससे कि आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल बिल्कुल ही 50% तक कम हो जाए, बाकी का 50% तो आपका दिमागी डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ये शॉर्ट नोट्स ले सकते हो अपने रिवीजन के लिए, तो आप फटाक से लिख लो। ठीक है, लिख लो भाई फटाक से। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल डोग्मा को पढ़ना। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, एकदम सीधी सा क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आई होप आप आंसर दे पाओ। तो सबसे पहले मुझे बताओ, आपके बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, यानी कि आपके बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है? जिस तरीके से आपको अगर एक इमारत बनानी है, यानी कि एक बिल्डिंग बनानी है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है? ईंटों की। तो अगर हमें अपनी बॉडी बनानी है, बॉडी मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसको खड़ा करना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल की। तो हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया? सेल हो गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल डोग्मा।
सेंट्रल डोग्मा का दूसरा नाम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? तो हमें क्या बनाना है? प्रोटीन। तो प्रोटीन किसके अंदर बनेगा? सेल के अंदर बनेगा। प्रोटीन किसके अंदर बनेगा? सेल के अंदर बनेगा, ठीक है। कहाँ होती है प्रोटीन सिंथेसिस होगा? प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ऑकर होती है किसके अंदर? सेल के अंदर होती है, इन सेल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, यानी कि जो सेंट्रल डोग्मा है, सेंट्रल डोग्मा जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं, वो कहां ऑकर होगी? ऑकर इन सेल। ये कहां ऑकर होगी? सेल में ऑकर होगी, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस को ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया तुम्हारा स्टार। इस बात को कभी भूलना नहीं जिंदगी में, क्योंकि जब तुम हायर स्टडीज के लिए जाओगे, जैसे कि 11th और 12th, या फिर जैसे कि तुम ग्रेजुएशन करते हो, बायोटेक्नोलॉजी लेते हो, या फिर मेडिकल साइंस में जाते हो, यानी कि मेडिकल फील्ड में जाते हो, तब तुमको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मोटो क्या है? हमें आपकी फ्यूचर की जितनी भी स्टडीज है उसको इजियर बनाना है। और मेरा सबसे बड़ा मोटो ये है कि जब आप बोर्ड के क्वेश्चन आंसर्स लिखो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप आंसर अपने मन से लिख सको बिना रट्टा मारे। रट्टा तो साल भर से मारते हैं, कुछ किया क्या नहीं किया ना। तो अब अंडरस्टैंडिंग से बायोलॉजी को समझो, यानी साइंस को समझो, और अपने आंसर खुद बनाओ और पेपर को फोड़ के आ जाओ। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो सेंट्रल डोग्मा को मैंने कहा ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है, या कहाँ ऑकर होती है? सेल में ऑकर होती है। तो अब देखो सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशन क्या कहती है? सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशन हमसे क्या कहती है? सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशन हमसे ये कहती है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है डीएनए और आरएनए की मदद से। क्या कहा मैंने? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय डीएनए थ्रू आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए की मदद से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन में, यानी कि एग्जाम में पूछे कि सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशन बताओ, तो तुम आंख मूंद करके, आंखें बंद करके ये डेफिनेशन लिख सकते हो, क्योंकि इससे परफेक्ट डेफिनेशन तुमको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ गूगल पर मिलेगी और तुम्हारे बुक में मिलेगी, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें डेफिनेशन बता रहा हूँ। इतना समझ गया? ओके। तो देखो सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसके थ्रू डीएनए और आरएनए के थ्रू होता है, बस समझ आ गया? अब देखो सेंट्रल डोग्मा जो है, ये कंप्लीट होता है 3 स्टेप में, कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कौन सी है वो स्टेप्स? पहली स्टेप है स्टेप नंबर 1 इज ट्रांसक्रिप्शन। पहली स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड स्टेप है ट्रांसलेशन, एंड थर्ड वन इज ट्रांसलोकेशन। ठीक है। अगर तुमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन, एक्सप्लेन ट्रांसलेशन, एक्सप्लेन ट्रांसलोकेशन, तो तुम क्या लिखोगे? इनकी डेफिनेशन लिखोगे और इन प्रोसेस में क्या होता है ये सब लिखोगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इन ब्रीफ में एक्सप्लेन करो, इन डिटेल में एक्सप्लेन करो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है। या फिर उनसे ये पूछ सकता है कि जो सेंट्रल डोग्मा है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करो। तब तुम्हें ये तीनों प्रोसेस को अच्छे से आना चाहिए और तुम्हें उनकी डायग्रामेटिक फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पहले तो हम थ्योरेटिकली क्या करेंगे? इन तीनों स्टेप्स को समझेंगे, फिर हम डायग्रामेटिकली भी इन तीनों स्टेप्स को समझेंगे टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसकी मदद से हम जब एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखे, तब हमें आंसर ना भी आता हो तो हम डायग्रामेटिकली फॉर्म से उसको लिख कर उसको रिप्रेजेंट कर सके, जिसकी मदद से आपको बोर्ड वाला दे दे मार्क्स, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो ध्यान से देखना। अब यहाँ से तुमको बिल्कुल ही फुल्ली फोकस होके पढ़ना है, ठीक है। मैंने तुमसे क्या कहा? जो सेंट्रल
डोग्मा जो है वो कंप्लीट होती है, कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कौन सी है वो? पहली है, दूसरी है और तीसरी। पहली कौन थी बच्चों? पहली कौन सी थी? हमारी थी ट्रांसक्रिप्शन, राइट। दूसरी थी हमारी ट्रांसलेशन, एंड थर्ड थी हमारी ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब देखो इन तीनों वर्ड्स में ट्रांस आ रहा है, तो आप उनको कंफ्यूजन होगी कि सर सब में तो ट्रांस आ रहा है, इनके नाम कैसे याद करें, सीक्वेंस याद करें। तुमको पहले याद रखना है स्क्रिप्शन, लेशन और लोकेशन। ठीक है, स्क्रिप्शन, लेशन, लोकेशन। ठीक है, इतना अगर तुम ध्यान रखते हो तो तुमको तीनों स्टेप्स सीक्वेंस वाइज याद रहेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं तुमको इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो तुमको इसका सीक्वेंस भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे तुमको डिटेल में पढ़ोगे तब तो तुम समझ में आएगा कि प्रोसेस किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, और किस तरीके से प्रोटीन बन रहा है, क्योंकि हमारा सेंट्रल डोग्मा का जो मोटो है वो है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है वो होती है प्रोटीन, क्योंकि हमारी बॉडी को जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है वो मेजॉरिटी 90% प्रोटीन से बने हुए हैं। हमारी मसल जितनी भी है वो पूरी प्रोटीन से बनी हुई है। इसलिए जितने भी जिम जाने वाले लोग हैं, जितने भी जिम जाने वाले लोग हैं वो क्या खाते हैं? प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाते हैं, टू अपनी बॉडी को यानी कि मसल गेन करने के लिए क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होती है, कहाँ होती है? सबसे पहली बात, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो ऑकर होती है कहाँ पर? न्यूक्लियस में। ये तुम्हारे न्यूक्लियस में ऑकर होगी। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है? एमआरएनए सॉरी डीएनए जो है वो कॉपी होता है, डीएनए जो है कॉपी ऑन एमआरएनए के ऊपर कॉपी होता है। ठीक है, फिर जो तुम्हारी ट्रांसलेशन है ये ऑकर होती है ऑकर इन साइटोप्लाज्म में ऑकर होती है। और इसके अंदर क्या होता है? देखो इसके अंदर क्या होता है? mRNA डिकोड होता है अकॉर्डिंग टू डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से एमआरएनए सॉरी माय मिस्टेक एक छोटी सी चीज मैंने गलत लिखी है, वो है कि एमआरएनए डिकोड होता है टू प्रोड्यूस प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर जो है डीएनए अपना एमआरएनए जो है वो डिकोड होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? डीएनए के ऊपर से एमआरएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा अपने ऊपर, फिर एमआरएनए ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होगा? डिकोड होगा और प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। और अपनी जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस जो है वो ऑकर इन साइटोप्लाज्म में ऑकर होगी। और इस प्रोसेस में क्या होगा? राइबोसोम जो है मूव होगा अलोंग एमआरएनए के अलोंग राइबोसोम मूव होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसकी बात समझ आएगी। अभी हमने देखा ऊपर से कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है। अभी हमने तो सिर्फ ऊपर समझा है, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉलम्स बना लेता हूँ कि जिससे कि आपको क्या हो, मिक्सचर ना हो, यहाँ पर मैगी ना बने। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। देखो वापस समझाता हूँ। सेंट्रल डोग्मा जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहली होती है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरी होती है ट्रांसलेशन एंड थर्ड वन इज ट्रांसलोकेशन। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो ऑकर होती है न्यूक्लियस में। ठीक है, फिर इस प्रोसेस में क्या होता है? डीएनए कॉपी होता है एमआरएनए के ऊपर। फिर समझ इतनी बात समझ आ गई। फिर देखो फिर आ जाओ सेकंड स्टेप पर, यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस कहाँ ऑकर होती है? साइटोप्लाज्म में ऑकर होती है। फिर इस प्रोसेस में क्या होता है? एमआरएनए क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन लाया होता है डीएनए के पास से वो क्या होती है? डिकोड होती है और प्रोटीन प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में। फिर क्या होता है? फिर आ जाओ थर्ड स्टेप यानी कि ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में। जो
ये कहाँ ऑकर होती है साइटोप्लाज्म में, और इसमें क्या होता है राइबोसोम मूव होता है अलॉन्ग एमआरएनए के ऊपर। अब देखो तुम यहाँ पे नोटिस करोगे ये दोनों प्रोसेस तो थोड़ी बहुत जुड़ी हुई लग रही है, ये दोनों प्रोसेस क्या होगी बहुत इंटररिलेटेड लग रही है, एक दूसरे से कनेक्ट लग रही है, बट ये ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है ये इन दोनों से बहुत अलग नहीं लग रही तुमको। देखो ये दोनों तो एक दूसरे को डिपेंड है, पहले क्या होता है डीएनए कॉपी होता है एमआरएनए के ऊपर, फिर जो कॉपी हुआ इंफॉर्मेशन है यहाँ पर डिकोड होता है प्रोटीन बना देता है। बट ये जो प्रोसेस है इसमें मैंने लिखा है राइबोसोम मूव होता है एमआरएनए के ऊपर, यानी कि मूव एमआरएनए के हिसाब से राइबोसोम मूव होता है, तो ये तो टोटली डिफरेंट चीज हो गई ना। तो अब ये बात समझने की जरूरी है कि ये जो प्रोसेस है वो डिफरेंट नहीं है, ये जो प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन नाम की वो डिफरेंट नहीं है, ये भी इंटररिलेटेड है। बट ये तब हमको समझ में आएगा जब हम ये दो प्रोसेस को बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ेंगे, तब हमको ये समझ में आएगा कि ये जो चीज है वो इंटररिलेटेड है ये दो प्रोसेस से। इतनी बात समझ में आ गई, तो इसको अब तुम लिखो, मैं इनको आगे बताता हूँ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम इसको लिख लो भाई, थोड़ा सा हट जाता हूँ। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन को बिल्कुल ही डिटेल में, ठीक है। मेरी एनर्जी थोड़ी सी हाई है तो थोड़ा सा आप भी अपनी एनर्जी को हाई और मेंटेन करके रखिए, साथ में ले लीजिए पानी की बोतल, और पानी भी थोड़ा थोड़ा पीते रहा करिए, क्योंकि आपका दिमाग तभी थकता है जब आपका दिमाग हाइड्रेटेड नहीं होता। तो अपने दिमाग को हाइड्रेटेड रखिए और अपनी एनर्जी को बिल्कुल ही हाई लेवल पर रखिए, ठीक है। देखो अब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी डाली है क्योंकि आपका टाइम सेव होना चाहिए, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ यहाँ पे बहुत सारी चीजें तो उसमें थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाता है और वीडियो का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, तो उस चीज से बचने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें पहले से लिखी डाली है, ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा था ट्रांसक्रिप्शन का गोल क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है डीएनए कॉपी होता है एमआरएनए के ऊपर। अब ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होगा, देखो डीएनए कहाँ होता है, डीएनए कहाँ होता है हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस है ये कहाँ होगी, न्यूक्लियस में होगी। कहाँ होगी बच्चों, न्यूक्लियस में होगी, न्यूक्लियस में ऑकर होगी, ठीक है। अब ये किस पर क्या बोलते हैं, किसके ऊपर ऑकर होगी, किसके अंदर ऑकर होगी, न्यूक्लियस के अंदर। किसके ऊपर ऑकर होगी, यानी किसके ऊपर होगी ये प्रोसेस, देखो हमारा गोल क्या है डीएनए कॉपी होगा एमआरएनए के ऊपर, यानी कि डीएनए कॉपी होगा एमआरएनए पे। तो हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो किस पर होगा, डीएनए पर होगा, यानी कि डीएनए कहां पर होगा, डीएनए ऑकर ऑन वन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए के किसी भी दो स्ट्रैंड है, यहाँ पे देखो डीएनए क्या है टू स्ट्रैंडेड है, तो दोनों में से कोई भी एक स्ट्रैंड पर ये जो प्रोसेस है वो ऑकर होगी। मे बी वो ऊपर वाली हो सकती है, मे बी वो नीचे वाली हो सकती है, ठीक है। दोनों में से किसी भी एक स्ट्रैंड पर क्या होगा एट अ टाइम, दोनों में से किसी भी एक स्ट्रैंड पर ये प्रोसेस ऑकर होगी, ठीक है। तो देखो ये जो ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहली होती है इनिशिएशन, दूसरी होती है इन्फॉर्मेशन एंड थर्ड होती है टर्मिनेशन, ठीक है। तो पहली प्रोसेस में क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी कि स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस पर बाइंड होता है। अब स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस से मतलब क्या है, जहां पर हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की रेसिपी लिखी होगी, यानी कि जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के जो सीक्वेंस होगी, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की जहां पर इंफॉर्मेशन होगी वहां पर क्या होगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज जाके अटैच होगा डीएनए के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज, इस साइड में डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दूंगा, यहाँ पर मैं दूंगा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर आपको ये चीज ना लिखते आती हो एग्जाम में तो आप ये भी बनाओगे तो आपको फुल मार्क देंगे मेरी गारंटी, ठीक है। तो देखो पहली हमारी प्रोसेस क्या कहती है, इनिशिएशन में क्या कहता है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है डीएनए के ऊपर, ठीक है। वो भी कहां पर, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस, यानी कि डीएनए के स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस पर जाके अटैच हो जाता है, जहां पर हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की रेसिपी लिखी हुई होती है। तो क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज एक तरीके का एंजाइम है जो कि स्टार्ट करता है, क्या स्टार्ट करता है हमारे एमआरएनए को बनाना। आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए की मदद से उनको एमआरएनए बना के देता है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में आरएनए पॉलीमरेज नहीं हुआ तो हमारे बॉडी में प्रोटीन ही नहीं बनेगा, और अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो हमारे बॉडी में स्किन ही नहीं होगी, और बिना स्किन बिना हड्डी का इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो फुल्ली प्रोटीन से बनी हुई है।
ठीक है, सेल से तो बनी हुई है, बट जो सेल है उसको भी बनने के लिए प्रोटीन जरूरी है। ठीक है, आई मीन प्रोटीन, सॉरी, सेल के अंदर ही प्रोटीन बनता है भाई। और जैसे जैसे सेल बनता है उसके अंदर अगर प्रोटीन नहीं हुआ तो तुम्हारी स्किन भी नहीं बनेगी। स्किन नहीं बनेगी तो तुम कैसे दिखोगे, सोचो जरा। ठीक है, तो देखो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है डीएनए के ऊपर जहां पर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया डीएनए के ऊपर, फिर उसको क्या किया, स्प्लिट किया, क्योंकि ये जो प्रोसेस है दोनों में से किसी एक स्टेट पे होने वाली है जहां पर क्या है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। तो ये देखो, ये हो गया एक सीक्वेंस, ये हो गया एक सीक्वेंस। अब दोनों में से दो सीक्वेंस हमारे पास में, अब दोनों में से कौन सा एक सीक्वेंस लेंगे हम, दोनों में से कोई भी एक सीक्वेंस लेंगे जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन यानी कि रेसिपी दी हुई होगी। तो इसीलिए हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, यानी कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन हमसे क्या कहता है, ये जो प्रोसेस है दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड पर होगी डीएनए के जहां पर हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होंगे काहे के, प्रोटीन सिंथेसिस के। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को बीच से स्प्लिट करता है और वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब देखो आरएनए पॉलीमरेज सिग्नल भेजता है बॉडी को कि मुझे भाई अब मुझे बनाना है, यानी कि मुझे अब डीएनए को कॉपी करना है एमआरएनए के ऊपर। अब मुझे डीएनए को कॉपी करना है एमआरएनए के ऊपर। अब मुझे एमआरएनए बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, नाइट्रोजनस बेसिस चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर तो पहले से सीक्वेंस दिया हुआ है, अब मुझे उसको कॉपी करना है। अगर मुझे इसको कॉपी करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स लगा दूंगा एमआरएनए के ऊपर। तो क्या होगा, हमारे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है डीएनए के ऊपर वो कॉपी किसके ऊपर हो जाएगी, वो कॉपी किसके ऊपर हो जाएगी, एमआरएनए के ऊपर। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज सिग्नल सेंड करता है बॉडी को कि मुझे कुछ नाइट्रोजनस बेसेस की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं क्या करूंगा, कुछ मुझे न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत है जिसकी मदद से मुझे एमआरएनए फॉर्म करना है, यानी कि डीएनए को कॉपी करना है एमआरएनए के ऊपर। तो अगर मुझे एमआरएनए बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, बॉडी को सिग्नल भेजता है, भाई हेलो बॉडी, मुझे न्यूक्लियोटाइड चाहिए एमआरएनए बनाने के लिए। भाई क्यों चाहिए एमआरएनए बनाने के लिए तुझे न्यूक्लियोटाइड्स, क्या जरूरत है तुझे न्यूक्लियोटाइड की एमआरएनए बनाने के लिए? तो भैया मुझे प्रोटीन बनाना है, मुझे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करना है, इसलिए मुझे डीएनए के ऊपर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कॉपी करनी है एमआरएनए के ऊपर। तो क्या करता है आरएनए, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बॉडी को सिग्नल भेजता है और कहता है भैया मुझे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत है, मुझे भेजो। तो क्या होता है, यहाँ पर जो है एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है, एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसका अपोजिट यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं नाइट्रोजनस बेसिस साथ में, और हमारा एमआरएनए बनना स्टार्ट होता है। देखो जैसे कि यहाँ एक यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस है। तो अगर मैं इसका अपोजिट यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इसके साथ बना दूं, अपोजिट को भूल जाओ, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना दूं तो क्या जो यहाँ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो इसके ऊपर आ जाएगी ना, क्योंकि मैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बना रहा हूँ। A = B यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, A बराबर है B के। तो फॉर एग्जांपल जो A के बराबर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, यानी कि जो A के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, अगर मैं उसको यहाँ पर वो नाइट्रोजन बेस यहाँ लगा दूं तो जो ये यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी, राइट। तो A के कॉम्प्लीमेंट्री कौन आता है भाई, A के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन होता है, हमें एमआरएनए बनाना है। तो एमआरएनए में आरएनए के साथ में एडेनिन के साथ में कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनती है, यूरासिल। तो एडेनिन के साथ में लिखेगा यूरासिल, एडेनिन के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन बनाएगा, यूरासिल। फिर देखो थायमिन के साथ में कौन पेयर बनाएगा, एडेनिन, ठीक है, कौन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएगा, एडेनिन। ग्वानिन के साथ में साइटोसिन के साथ में ग्वानिन, एडेनिन के साथ में यूरासिल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एमआरएनए यहाँ पर फॉर्म हुआ, और एमआरएनए जैसे ही फॉर्म हुआ तो उसने क्या किया, अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बना के डीएनए के ऊपर की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, यानी कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे क्या प्रोटीन बनाने के, उसने अपने ऊपर कॉपी कर लिया और ये हमारा एमआरएनए फॉर्म हो गया। अब यहाँ तो इतना ही हो गया। अब क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है और पूरी धीरे क्या करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेता है। अब इतने से भाग में तो क्या होगा, इतने से पार्ट में तो लिखी नहीं होगी कि प्रोटीन कैसे बनाना है,
थोड़ा सा पार्ट लिखा होगा। जितना भी पूरा डीएनए है उसके ऊपर बहुत बड़ी, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट होगी डीएनए बनाने की। तो यहाँ पर आधी रेसिपी लिखी हुई थी, फिर आगे आगे बढ़ता है वो पूरी रेसिपी को पढ़ने के लिए। कौन? आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे बढ़ता है और उस हिसाब से मतलब कि जैसे जैसे डीएनए का सीक्वेंस बढ़ता है उस हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते जाते हैं और हमारा एमआरएनए फॉर्म होते जाता है। तो हमारी सेकंड प्रोसेस क्या कहती है? इंगलॉकेशन। आरएनए पॉलीमरेज मूव होता है अकॉर्डिंग टू डीएनए के सीक्वेंस के। आरएनए पॉलीमरेज मूव होता है आगे डीएनए के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के जैसे जैसे आगे रेसिपी लिखी हुई होती है उस हिसाब से वो आगे मूव होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये पेज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरी इंफॉर्मेशन पढ़ के हो गई। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है इट्स ग्रेजुअली चेंज होगा, यहाँ तक मैं आ गया। अब मेरा ये पढ़ के हो गया, मैं क्या होगा अब आगे शिफ्ट होऊंगा टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन। उस हिसाब से जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी करने के लिए क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज मूव होता है और उसको कॉपी करते करते एमआरएनए फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाता है किसके साथ में? डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाते जाता है और एमआरएनए फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि डीएनए है यहाँ और यहाँ है एमआरएनए। अब मुझे बनाना है डीएनए से एमआरएनए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिया था ए टी जी और सी, ठीक है। तो एडेनिन जो है वो किसके साथ में पेयर बनाएगा एमआरएनए फॉर्म करने के लिए? यूरासिल के साथ में। थाइमिन जो है वो किसके साथ में पेयर बनाएगा? एडेनिन के साथ में। ग्वानिन किसके साथ में पेयर बनाएगा? साइटोसिन के साथ में। और साइटोसिन किसके साथ में पेयर बनाएगा? ग्वानिन के साथ में। ठीक है, एक बात समझ आ गई। अगर हमको डीएनए से एमआरएनए बनाना है तो एडेनिन को पेयर किसके साथ में करना पड़ेगा? यूरासिल के साथ में, ठीक है। टी थाइमिन को किसके साथ में पेयर बनाना पड़ेगा? एडेनिन के साथ में। ग्वानिन को किसके साथ में पेयर बनाना पड़ेगा? साइटोसिन के साथ में। साइटोसिन किसके साथ में पेयर बनाना पड़ेगा? ग्वानिन। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गई हमारी इलॉन्गेशन प्रोसेस कंप्लीट। तो इसको वापस से पढ़ लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग डीएनए सीक्वेंस एंड स्टार्ट सिंथेसाइजिंग एमआरएनए अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन डीएनए। यानी कि ये हमसे कहना चाहता है कि आरएनए पॉलीमरेज मूव होता है अकॉर्डिंग टू डीएनए सीक्वेंस, जहां पर हमारे प्रोटीन सिंथेसिस की रेसिपी लिखी होती है, और जैसे ही वो मूव होता है वैसे ही हमारे एमआरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन डीएनए। जो हमारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिया हुआ है डीएनए के ऊपर, उस हिसाब से हमारा एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है। उससे हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है डीएनए के अंदर प्रोटीन बनाने की, वो पूरी की पूरी कॉपी हो जाती है हमारे एमआरएनए के ऊपर। अब पढ़ते हैं थर्ड स्टेप, यानी कि टर्मिनेशन। टर्मिनेशन एकदम सिंपल सी क्या है, स्टेप है जिसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप होती है। देखो कैसे होती है। अ स्पेसिफिक टर्मिनेशन सीक्वेंस ऑन डीएनए सेंड सिग्नल टू आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या होता है, डीएनए के ऊपर जो स्टार्टिंग कोडॉन्स होते हैं, स्टार्टिंग कोडॉन्स है, देखो ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको बोलता हूं मैं स्टार्टिंग कोडॉन। अब जो स्टार्टिंग कोडॉन्स है तो वहां पर स्टॉप कोडॉन्स भी होंगे, ठीक है। अगर स्टार्टिंग कोडॉन्स है तो स्टॉप कोडॉन भी होंगे, क्योंकि जो चीज स्टार्ट होती है वो खत्म भी तो होती है। इसलिए डीएनए को स्टार्टिंग कोडॉन्स भी होते हैं, स्टॉप कोडॉन भी होते हैं। स्टार्टिंग कोडॉन वो कोडॉन्स होते हैं जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें जरूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कोडॉन है तो आगे वही स्टॉप कोडॉन होंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तब हमको मिलते हैं स्टॉप कोडॉन। तो यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिक टर्मिनेशन सीक्वेंस ऑन डीएनए, पर जैसे जैसे हम पहुंचते हैं तो अब हमको स्टॉप कोडॉन मिलते हैं। और स्टॉप कोडॉन क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं आरएनए पॉलीमरेज को कि भाई अब रुक जा, अब यानी कि रेसिपी खत्म हो चुकी है, यानी कि इंस्ट्रक्शन खत्म हो चुके हैं किसके, प्रोटीन बनाने के। तो अब स्टॉप कर दे, किसको, एमआरएनए बनाने को स्टॉप कर दे। और यहाँ पर हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो फुल्ली कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि हमारे सिर्फ इतना काम था ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, डीएनए के ऊपर की जितनी भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं प्रोटीन सिंथेसिस के, उसको कॉपी करना किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। बस इतनी बात थी। अब आपको समझ गया होगा, आई होप। नहीं भी समझा होगा तो वापस समझ लो। सिंपल सी बात है, आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, बाइंड होता है डीएनए के ऊपर, फिर उसको स्प्लिट करता है, ठीक है। स्प्लिट किया फिर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज मूव होता है किसके अलोंग, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अलोंग जो हमारे डीएनए के ऊपर दिया होता है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या कैरी करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की इंस्ट्रक्शंस को कैरी करते हैं।
और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, उसको कॉपी करने के लिए उसके कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाते जाता है और हमारे एमआरएनए को फॉर्म करते जाता है। ठीक है, और फिर टर्मिनेशन में क्या होता है, इस पे यानी कि स्टॉप कोडॉन हो जाते हैं और स्टॉप कोडॉन सिग्नल भेजते हैं आरएनए पॉलीमरेज को कि भाई स्टॉप कर दे एमआरएनए बनाना, अब आगे रेसिपी दी हुई नहीं है यानी कि इंस्ट्रक्शन दी हुई नहीं है तो अब तू स्टॉप कर दे। और यहाँ पर हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो टोटली एंड हो जाती है। तो ये थी आपकी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब हम बढ़ते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस के ऊपर। तो आप इसको लिख लो भाई फटाक से। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस की ओर। देखो अब हमने कंप्लीट कर लिया ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जिसमें हमने लिखा कि डीएनए के ऊपर का जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन था यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का जितना भी इंस्ट्रक्शन था वो कॉपी हो गया था किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। अब एमआरएनए तो बन गया, अब वो कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ आ जाता है, न्यूक्लियस से निकल के कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म पे आ जाता है, किसके, सेल के। ठीक है, अब देखो हमारी ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो कहाँ ऑकर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, जिसके जैसे कि हमने पहले बात की थी कि ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो एमआरएनए का वहां कोई काम है क्या, न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए का कोई काम है क्या, नहीं, तो वो कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, एमआरएनए डिकोड होता है टू प्रोड्यूस प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए इस ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है, एमआरएनए डिकोड होता है। क्यों, क्योंकि हमें इस प्रोसेस में क्या करना है, प्रोटीन प्रोड्यूस करना है। जितनी भी इंफॉर्मेशन थी प्रोटीन प्रोड्यूस करने की वो एमआरएनए अपने साथ में लेके आ जाता है। कहां से, डीएनए के ऊपर से प्रोटीन प्रोड्यूस करने की जितनी भी इंफॉर्मेशन है अपने ऊपर कौन लेके आ जाता है, एमआरएनए अपने ऊपर जितनी भी रेसिपी है लिखी हुई वो लेके आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जहां पर होती है हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये भी जो स्टेप है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहली होती है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, आरएनए राइबोसोम जो है, राइबोसोम का मतलब क्या है, राइबोसोम जो है उसका दूसरा नाम आरएनए है। आरएनए को ही दूसरा नाम दिया गया है राइबोसोम। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, राइट। तो राइबोसोमल का आगे का राइबोसोमल आरएनए को हटा के हमने सिर्फ हमारी बुक में जो लिखा है वो है राइबोसोम। ठीक है, उसको अगर चाहे तो जो टेक्स्ट बुक है उसको करेक्ट कर सकती है, बट अभी तो नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है, बट नहीं हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम तो पूरा नॉलेज देंगे ना भाई। तो देखो आरएनए का ही दूसरा नाम है राइबोसोम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो राइबोसोम जो है वो बाइंड हो जाता है एमआरएनए के ऊपर, एंड टीआरएनए बाइंड्स ऑन स्टार्टिंग कोडॉन ऑन टीआरएनए। अब इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे। ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको पढ़ने से पहले हमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ लेके आ गया हूँ, इसको पढ़ते हैं, फिर हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे टू अंडरस्टैंड, क्या क्या अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये प्रोसेस किस तरीके से हो रही है। देखो पहला यहाँ पर आ जाता है कॉन्सेप्ट एंटीकोडॉन का। एंटीकोडॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं टीआरएनए के ऊपर। टीआरएनए को जिस तरीके से दिखता है जिसके मैंने तुमको पहले बताया था। ठीक है, टीआरएनए के हेड पर होता है अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड का काम क्या है मैं आगे बताता हूँ। टीआरएनए के हेड पर होता है अमीनो एसिड और यहाँ पर होते हैं एंटीकोडॉन्स। एंटीकोडॉन्स क्या होता है, सबसे पहले तो समझना चाहिए तो कोडॉन्स क्या होते हैं। कोडॉन्स वो चीज होती है जो इंस्ट्रक्शन कैरी करती है किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की। जो कौन लेके आया है, एमआरएनए लेके आया है प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसके रूप में, किस इंस्ट्रक्शन लेके आया है किसके रूप में, कोडॉन्स के रूप में। कोडॉन्स क्या होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है एक कोडॉन। ठीक है, ये होगा कोडॉन, तो इसका अपोजिट क्या होगा, कोडॉन का अपोजिट क्या होगा, एंटीकोडॉन। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये क्या हो गए, एंटीकोडॉन। टीआरएनए के क्या होते हैं, एंटीकोडॉन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है ए टी और जी, सॉरी यहाँ पर टी तो नहीं होगा क्योंकि ये एमआरएनए है, तो ये होगा यू, ए यू सी। ठीक है, एडेनिन, यूरासिल और साइटोसिन लिखा है। ठीक है, यानी कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स है जिसका नाम है पहला एडेनिन, दूसरा है यूरासिल एंड तीसरा है साइटोसिन। ये हो गया एक कोडॉन। तो यहाँ पर जो ये एंटीकोडॉन होगा इसका अपोजिट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, यूरासिल। यूरासिल का एडेनिन, साइटोसिन का गुआनिन। तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसका,
AUC का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री यानी एंटी कोडॉन कौन हो गया, UAG। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हो गया कोडॉन और ये हो गया एंटी कोडॉन। ठीक है, तो देखो कोडॉन कौन हो गया, AUC, तो इसका एंटी कोडॉन कौन होगा, UAG। यानी कि A का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसके साथ में बना, U के साथ में, U का किसके साथ में बना, A के साथ में, और C का किसके साथ में बना, G के साथ में। कोडॉन का ऑपोजिट, कोडॉन का उल्टा यानी कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी हमारा एंटी कोडॉन कहलाता है। समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, अब मैंने तुमको बताया था टीआरएनए के ऊपर होता है, टीआरएनए के हेड पर होता है क्या, अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड क्या करता है, अगर हमको प्रोटीन बनाना है तो हमें जरूरत पड़ती है अमीनो एसिड की, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो बना हुआ होता है अमीनो एसिड का। ठीक है, तो अगर हमें अमीनो एसिड बनाना है, सॉरी, तो अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, अमीनो एसिड की। तो अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन बनाने के लिए क्या करता है, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, अमीनो एसिड चेन फॉर्म करता है, किसकी मदद से, बॉन्ड की मदद से। एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाता है अमीनो एसिड और एक चेन बनाता है, और उस चेन को क्या कहते हैं, पेप्टाइड चेन भी कह सकते हैं। उस चेन को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड चेन। और जो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो आरआरएनए यानी कि राइबोसोम कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, आरआरएनए के अंदर 3 साइट्स होती हैं, 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें टीआरएनए को बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर यानी कि डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो आरआरएनए के अंदर यानी कि राइबोसोम के अंदर 3 तरीके का कंपार्टमेंट होता है। पहला एक्सेप्टर साइट, दूसरा होता है पेप्टाइडल साइट और तीसरा होता है एक्सिट साइट। एक्सेप्टर साइट में क्या होता है, टीआरएनए बाइंड होता है एमआरएनए कोडॉन के ऊपर। ठीक है, पेप्टाइडल साइट में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। एक्सिट साइट में क्या होता है, एम्प्टी टीआरएनए यहां से एग्जिट हो जाता है। अब देखो इतना बात समझ में आ गई। अब ये तुमको कांसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो, अब तुमको बेसिक कांसेप्ट समझ में आ गया, अब भी तुमको अच्छे से समझेगा। तो देखो पहली प्रोसेस क्या कहती है, इनिशिएशन से क्या कहती है, राइबोसोम बाइंड होता है एमआरएनए के ऊपर। राइबोसोम कहां बाइंड हो गया, एमआरएनए पर। ये हो गया तुम्हारा एमआरएनए, ये इतने बड़ा तुमको मैंने एमआरएनए बना दिया। अब ये हो गया तुम्हारा राइबोसोम यानी कि आरआरएनए हो गया। अब ये कहां बाइंड हो गया, कहां बाइंड हो गया भाई, एमआरएनए के ऊपर। ये हो गया वन राइबोसोम बाइंड टू बाइंड ऑन, कहां पर बाइंड हो गया, एमआरएनए के ऊपर बाइंड हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। क्या हो गया, राइबोसोम बाइंड हो गया एमआरएनए के ऊपर, इतनी बात समझ में आ गई। अब फिर टीआरएनए बाइंड ऑन स्टार्टिंग कोडॉन। अब टीआरएनए के ऊपर क्या होते हैं, एंटी कोडॉन्स होते हैं, तो वो कहां जाके चिपकेंगे, कोडॉन के ऊपर। ठीक है, टीआरएनए के ऊपर क्या होते हैं, एंटी कोडॉन होते हैं, और एमआरएनए के ऊपर क्या होते हैं, स्टार्टिंग कोडॉन। फॉर एग्जांपल ये है स्टार्टिंग कोडॉन। ठीक है, स्टार्टिंग कोडॉन के ऊपर आके कौन चिपकेगा, एंटी कोडॉन। तो ये कुछ इस तरीके से चिपकता है। ठीक है, अपना एमिनो एसिड विद एंटी कोडॉन, ये हो गए एंटी कोडॉन, एंटी कोडॉन। तो ये क्या होगा, UAG। ठीक है, तो टीआरएनए बाइंड होता है स्टार्टिंग कोडॉन के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए के ऊपर, किसके थ्रू, एंटी कोडॉन के थ्रू। समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन से क्या कहता है, राइबोसोम मूव होता है एमआरएनए के ऊपर। राइबोसोम जो है, राइबोसोमल आरएनए जो है वो मूव होता है एमआरएनए के ऊपर और उसको रीड करता है। किसको रीड करता है, जो एमआरएनए के ऊपर इंस्ट्रक्शंस है, एमआरएनए के ऊपर इंस्ट्रक्शंस है वो किसके रूप में है, कोडॉन्स के रूप में है। तो वो क्या करता है, कोडॉन्स को रीड करता है और उनके ऊपर जिस हिसाब से, यानी कि कोडॉन के ऊपर क्या है, किसकी इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है। अगर मुझे प्रोटीन बनाना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, अमीनो एसिड की जरूरत पड़ेगी। तो टीआरएनए को, टीआरएनए क्या, सॉरी एक सेकंड मार दिया। देखो राइबोसोम मूव होता है किसके अलोंग, एमआरएनए के अलोंग मूव हो गया, चिपक गया इसके ऊपर और ये मूव हो रहा है। ठीक है, अब क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, कोडॉन को रीड करता है कि उसके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस की इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है। अब मुझे प्रोटीन बनाना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, अमीनो एसिड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कोडॉन को रीड किया और उसके ऊपर क्या किया,
अमीनो एसिड को कनेक्ट करना स्टार्ट किया टू मेक पेप्टाइड चेन। अब अमीनो एसिड क्या करता है, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना के, पेप्टाइड बॉन्ड बना के एक चेन बनाता है, जिसको हम कहते हैं क्या है, पेप्टाइडल चेन कहते हैं। ठीक है, अब अमीनो एसिड क्या होते हैं, जो सप्लाई कौन करता है हमको अमीनो एसिड, टीआरएनए सप्लाई करता है, क्योंकि उसके ऊपर हेड के ऊपर क्या होता है, अमीनो एसिड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये अगर नहीं समझेगा तो मैं तुमको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, अब टर्मिनेशन क्या होता है, जब हमारा स्टॉप कोडन रीच होता है, यानी कि स्टॉप कोडन जब आ जाता है, तब राइबोसोम जो है जितना भी बना हुआ अमीनो एसिड की चेन है उसको रिलीज कर देता है, और राइबोसोम जो है यानी कि आरआरएनए जो है वो डिटैच हो जाता है इससे, एमआरएनए से। अब देखो ध्यान से देखना, ये हो गया तुम्हारा आरआरएनए, ये हो गया तुम्हारा एमआरएनए। पहली प्रोसेस इनिशिएशन में क्या होता है, राइबोसोम चिपक जाता है किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर, यानी कि स्टार्टिंग कोडॉन के ऊपर आके चिपक जाता है। फिर क्या होता है, टीआरएनए अपने एंटी कोडॉन के साथ में तो ताक लगा के बैठा ही होता है कि जब यहाँ पर आरआरएनए चिपकेगा तो मैं अपने एंटी कोडॉन से जाके चिपक जाऊंगा उसके कोडॉन्स पर, और अपना अमीनो एसिड सप्लाई कर दूंगा किसको, राइबोसोम को। ठीक है, तो यहाँ पर राइबोसोम आके चिपक जाता है। ठीक है, राइबोसोम के ऊपर क्या बोलते हैं, एमआरएनए के ऊपर एंटी कोडॉन्स होते हैं, एंटी कोडॉन्स के ऊपर एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स होते हैं, टीआरएनए के ऊपर एंटी कोडॉन्स होते हैं, तो एंटी कोडॉन्स आके चिपकते हैं एमआरएनए के ऊपर। ठीक है, तो ये जो टीआरएनए है वो यहाँ पर आके चिपकता है, क्योंकि एक्सेप्टर साइट के ऊपर कौन बाइंड होता है, टीआरएनए बाइंड होता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन के साथ में विद एंटी कोडॉन। यहाँ पर एंटी कोडॉन है, यहाँ पर कोडॉन है, तो ये यहाँ पर आके बैठता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आके बैठ गया कौन, टीआरएनए। ठीक है, अपना प्रोटीन लेके, अपना एक अमीनो एसिड लेके, अमीनो एसिड लेके। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये मूव होता है यहाँ पर, ये कहाँ मूव होता है, यहाँ पर, और ये मूव होता है यहाँ पर, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है टीआरएनए नंबर 2, टीआरएनए नंबर 2, सॉरी एक सेकेंड, ये यहाँ पर आता है और ये मूव हो जाता है इधर। ठीक है, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ इसको। ये हो गया टीआरएनए नंबर 1। ठीक है, ये टीआरएनए नंबर 1 यहाँ पर खिसक जाता है एक्सेप्टर साइड से, यहाँ पर एक्सेप्टर साइड पे बाइंड होता है, फिर जाता है दूसरे कंपार्टमेंट यानी पेप्टाइडल साइड पे, फिर यहाँ आता है टीआरएनए नंबर 2, यहाँ पर आ जाता है अपने एंटी कोडॉन के साथ में कोडॉन से चिपकने के लिए, और अमीनो एसिड 2 लेके आता है। ठीक है, अब ये पेप्टाइडल साइड क्या करती है, ये वाला अमीनो एसिड इसके साथ में बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, इसके साथ में बॉन्ड बनाता है, इसके साथ में बॉन्ड बनाया। अब इसके साथ में बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर का अमीनो एसिड कहाँ आ जाता है, ये वाले टीआरएनए के ऊपर। ये हो गया अमीनो एसिड 1 और ये हो गया अमीनो एसिड 2। ठीक है, इसके ऊपर का अमीनो एसिड इसके साथ में बॉन्ड बना के इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो एम्प्टी टीआरएनए है एग्जिट साइड में आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, यहाँ का टीआरएनए यहाँ पर आता है, और यहाँ पर जो टीआरएनए है अपने दो अमीनो एसिड लेके वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये एक अमीनो एसिड हो गया, ये एक अमीनो एसिड हो गया, ये क्या करता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। फिर जब ये पूरा प्रोटीन, पूरा अमीनो एसिड की चेन बन जाती है, अच्छी लगभग बड़ी सी अमीनो एसिड की चेन बन जाती है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में पेप्टाइड चेन बन जाती है, तब क्या होता है, यहाँ पर लिखता हूं मैं, यहाँ पर जगह, यहाँ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड चेन फॉर्म हो जाती है। फिर क्या होती है, वो क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाती है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाती है, जिसको ही हम, यानी यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब देखो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मैस कर दिया होगा मैंने। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा बहुत ज्यादा मैस कर दिया है, तो इसको ध्यान से समझना, इधर साइड पे फोकस करना। ठीक है, इस साइड पे थोड़ा फोकस करना। देखो सबसे पहले टीआरएनए बनाता है अपने एंटी कोडॉन के साथ में कोडॉन के ऊपर चिपकने के लिए। एक्सेप्टर साइड में क्या होता है, एक्सेप्टर साइड में क्या होता है, यहाँ पर स्टार्टिंग कोडॉन्स होते हैं और यहाँ पर एंटी कोडॉन्स होते हैं। तो एंटी कोडॉन एक्सेप्टर साइड में जो कोडॉन्स है, स्टार्टिंग कोडॉन उनके ऊपर आके चिपक जाता है अपना एमिनो एसिड लेकर।
ठीक है। फिर जो अमीनो एसिड है यहाँ पर चिपक गया। अब टीआरएनए, तो टीआरएनए मूव होता है पेप्टाइड साइड की तरफ, पेप्टाइड साइड की तरफ मूव हुआ, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ जो पेप्टाइड साइड के ऊपर यानी कि टीआरएनए 1 के ऊपर जो अमीनो एसिड था वो टीआरएनए नंबर 2 के अमीनो एसिड के साथ में आकर क्या बना लेता है, पेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है। ये टीआरएनए सॉरी अमीनो एसिड 1 है और ये अमीनो एसिड 2 है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। और इसके ऊपर का अमीनो एसिड इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है टीआरएनए 2 के ऊपर, ये हो गया टीआरएनए 1, ये हो गया 2, ये टीआरएनए 2 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है अपना बॉन्ड बना के। फिर ये जो एम्प्टी, अब इसके ऊपर कुछ है क्या, ये वाले टीआरएनए 1 के ऊपर अमीनो एसिड है क्या, नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी टीआरएनए। एम्प्टी टीआरएनए जो है वो एग्जिट हो जाता है, कहां से, एग्जिट साइड से निकल जाता है और यहाँ पर अमीनो एसिड की चेन जो है वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि अब हमारी अमीनो एसिड की चेन बन गई है। तो हमारी टर्मिनेशन प्रोसेस क्या कहती है, जब हमारे स्टॉप कोडन आ जाते हैं। अब स्टॉप कोडन क्या करते हैं, अमीनो एसिड की चेन को बनना स्टॉप कर देते हैं। अब अमीनो एसिड की चेन बन गई यानी कि इनडायरेक्टली क्या बन गया, हमारा प्रोटीन बन गया। प्रोटीन का जितना भी रॉ मटेरियल था वो सब बन के रेडी हो गया है। अब बात क्या हो गई, मतलब कि अमीनो एसिड जो था वो पूरा अपनी चेन वेन के साथ में बिल्कुल रेडी हो गया। बस इतनी बात है कि अब वो अमीनो एसिड की चेन को हमें कॉम्प्लेक्स करना है और प्रोटीन बनाना है, कॉम्प्लेक्स करके प्रोटीन बनाना है। तो देखो अमीनो एसिड बन गया, अमीनो एसिड की चेन भी बन गई, तो अब क्या हो जाता है, स्टॉप कोडन आ जाते हैं। अमीनो एसिड बन गया तो स्टॉप कोडन आ गया, स्टॉप कोडन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, अमीनो एसिड की चेन पूरी हो गई, प्रोटीन भी पूरा बन गया। तो क्या हो जाता है, प्रोटीन जब पूरा बन गया, पेप्टाइड चेन पूरी बन गई, तब क्या होता है, राइबोसोम यानी कि आरएनए डिसोसिएट हो जाता है और क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड की चेन भी अलग निकल जाती है और वो कॉम्प्लेक्स रूप लेके एक प्रोटीन बना देती है। और यहाँ पर हमारी क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो पूरी टोटली कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर हमारा फाइनली प्रोटीन बनके रेडी हो जाता है। ठीक है। अब जिन बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं तुमको नोट्स दूंगा, ठीक है, वैसे तो देता ही, तो डिस्क्रिप्शन में तुमको नोट्स दूंगा, तो तुम ये नोट्स से अच्छी तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर भी समझा सकता हूँ बट यहाँ पर उतनी स्पेस नहीं है कि मैं तुम्हें समझा पाऊँ, ठीक है, इसलिए मेरी थोड़ी सी मदद करो कि जाओ डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पीडीएफ की नोट्स मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, उसमें से उसको खोलो और अच्छे से एक बार रीड करो, ठीक है, मेरे कहने से उसको एक बार रीड करो। और अगर तुमको ना समझ में आए कि ये प्रोसेस किस तरीके से हो रही है तो मुझे कमेंट में लिखो, मैं इसके ऊपर एकदम पर्टिकुलरली ट्रांसलेशन प्रोसेस के ऊपर एकदम पर्टिकुलर वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसमें तुमको बिल्कुल ही डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ट्रांसलोकेशन प्रोसेस की ओर, तब तक तुम इसको लिख लो। अब देखो बच्चों, ट्रांसलेशन प्रोसेस को मैं वापस से डिटेल में समझा रहा हूँ। वैसे तो मैंने सोचा कि मैं तुमको नोट्स देके समझा दूँ, बट फिर मेरे दिमाग में आया कि बच्चे तो ऐसे भी अगर पढ़ना ही होता तो नोट्स से ही पढ़ लेते, तो फिर मेरा काम क्या था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, तुमको डिटेल में पढ़ाना जरूरी है, इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं। देखो मुझे मेरी भी मेहनत बच जाएगी, तुम्हारी भी मेहनत बच जाएगी, दूसरे लेक्चर में जाने से अच्छा यही से देख लो। देखो सबसे पहले ये होगा तुम्हारा एमआरएनए, ठीक है, ये होगा तुम्हारा राइबोसोम यानी कि आरआरएनए, राइट, इसका दूसरा नाम क्या है, आरआरएनए, ठीक है। यहाँ पर तीन साइड थी, एक्सेप्टर साइड, पेप्टाइड साइड, एग्जिट साइड। एक्सेप्टर साइड में क्या होता है, टीआरएनए आके बाइंड होता है, पेप्टाइड साइड में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, एग्जिट साइड में क्या होता है, एम्प्टी टीआरएनए जो है वो एग्जिट हो जाता है, ठीक है, निकल जाता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एमआरएनए के ऊपर स्टार्टिंग कोडॉन है, क्या है, स्टार्टिंग कोडॉन, राइट, और यह है एंटीकोडॉन इसके ऊपर टीआरएनए के ऊपर। तो ये एंटीकोडॉन स्टार्टिंग कोडॉन पे आकर अटैच हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो गया तुम्हारा एंटीकोडॉन, के साथ में कौन आया, टीआरएनए आया, क्या लेके आया, अमीनो एसिड लेके आया, क्या लेके आया बच्चों, अमीनो एसिड लेके आया, कौन सा वाला, अमीनो एसिड 1 लेके आया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये चिपक गया, फिर ये कहाँ जाता है, पेप्टाइडल साइड में जाता है। पेप्टाइडल साइड में किसने जाता है, क्योंकि अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो हमें क्या चाहिए, अमीनो
एसिड की चेन चाहिए। और वो चेन कैसे बनाएगी, अमीनो एसिड की चेन कैसे बनेगी, जब अमीनो एसिड बॉन्ड बनाएगा, अमीनो एसिड मेक बॉन्ड टुगेदर। जब अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ में क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तब हमें क्या मिलेगी, अमीनो एसिड की चेन मिलेगी। और जब हमें अमीनो एसिड की चेन मिलेगी तब हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि हमारा एंटायर गोल क्या है, सेंट्रल डोग्मा पढ़ने का, प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, टीआरएनए अपना अमीनो एसिड वन लेके कहाँ जाता है, एक्सेप्टर साइड में इसके साथ चिपकने के लिए, एंटीकोडॉन के साथ में चिपकने के लिए। फिर वो कहाँ मूव हो जाता है, पेप्टाइड साइड में, इसलिए क्योंकि हमें अमीनो एसिड की चेन बनानी है। तो अमीनो एसिड चेन कब बनाएगा, जब उसके साथ वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, और वो बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइडल बॉन्ड। तो वो कहाँ आ जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइडल साइड पे आ जाता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, ये टीआरएनए कहाँ मूव हो जाएगा, यहाँ पर मूव हो जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया टीआरएनए, ये वन टीआरएनए हो गया अपना अमीनो एसिड वन लेके। ठीक है, टीआरएनए वन कहाँ आ गया, पेप्टाइडल साइड में आ गया। अब ये जो टीआरएनए टू है, ये टीआरएनए टू यहाँ पर आ जाता है, यहाँ हो गया हमारा टीआरएनए वन, टीआरएनए वन प्रेजेंट है यहाँ पर अमीनो एसिड एक लेके। ठीक है, अब ये जो टीआरएनए, ये जो क्या है, टीआरएनए टू जो है वो कहाँ आ जाता है, एक्सेप्टर साइड पे आ जाता है, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, टू। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होती है। ये हो गया टीआरएनए वन अपने अमीनो एसिड के साथ में, ये हो गया टीआरएनए टू अपने अमीनो एसिड के साथ में। अब हमें क्या बनानी है, अमीनो एसिड की चेन बनानी है, और पेप्टाइड साइड में कौन है, टीआरएनए वन। तो कौन बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, सबसे पहले टीआरएनए वन का अमीनो एसिड। तो ये टीआरएनए वन का अमीनो एसिड टीआरएनए टू के अमीनो एसिड के साथ में क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। और वो बॉन्ड कौन सा होता है, वो बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। राइट, तो देखो ये टीआरएनए वन के अमीनो एसिड ने टीआरएनए टू के अमीनो एसिड के साथ क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। ठीक है, फिर ये जो टीआरएनए टू का टीआरएनए वन का अमीनो एसिड जो है वो ट्रांसफर किसके साथ में हो जाता है, किसके ऊपर चले जाता है, टीआरएनए टू के ऊपर। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हो गया तुम्हारा टीआरएनए वन। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा टीआरएनए टू। अब इसके अमीनो एसिड ने इसके साथ में बॉन्ड बना दिया, इसके अमीनो एसिड के साथ में बॉन्ड बना दिया, और इसका अमीनो एसिड इसके ऊपर चले गया बॉन्ड बना के। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और ये हो गया हमारा एम्प्टी टीआरएनए। अब ये जो एम्प्टी टीआरएनए है वो इस साइड चले जाता है, और ये एग्जिट कर जाता है। ये क्या कर जाता है, एग्जिट कर जाता है। कहां से, एम्प्टी साइड से। और ये जो टीआरएनए की जो क्या बोलते हैं अमीनो एसिड की जो चेन है वो ऐसे करते करते बहुत सारे अमीनो एसिड की चेन बन जाती है। ठीक है, और जब एमआरएनए के ऊपर स्टॉप कोडन लगाते हैं तब अमीनो एसिड की चेन बनना रुक जाती है, और हमारी जो अमीनो एसिड की जो चेन है वो फाइनली बन के रेडी हो जाती है। तो अगर हमारी अमीनो एसिड की चेन बन के रेडी है तो हमारा इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोटीन रेडी है। तो क्या होता है, अब हमारा अमीनो एसिड की चेन रेडी है, अमीनो एसिड चेन जो है ये रेडी है। तो क्या होता है, ये अमीनो एसिड की चेन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फिर बनता है हमारा प्रोटीन। और ऐसे होती है हमारी ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है कंप्लीट। ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाता है, यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में पूरा प्रोटीन बन जाता है। अब बचता है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, तो उसको ध्यान से देखना, यहीं पे समझा देता हूँ। इसको सबसे पहले लिख लिया। अब देखो
गया भाई मैं भी, तुम भी थक गए हो जाएगा। देखो अब बताता हूँ तुमको ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस कुछ नहीं होती, ये होती है राइबोसोम। इसमें क्या होता है, राइबोसोम जो होता है यानी कि आरएनए मूव होता है अलोंग एमआरएनए सीक्वेंस। यानी कि देखो ये है तुम्हारा एमआरएनए, इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम आके चिपक जाता है, राइबोसोम आके चिपक जाता है। फिर हमें क्या बनानी होती है, अमीनो एसिड की चेन बनानी होती है। तो जैसे जैसे अमीनो एसिड की चेन बनती जाती है, ये क्या होता है, ये मूव होते जाता है, क्योंकि उसको क्या करना है, राइबोसोम को एमआरएनए को रीड करना है और क्या बनाना है, अमीनो एसिड की चेन फॉर्म करनी है, अमीनो एसिड की चेन फॉर्म करनी है। तो वो एक जगह रह के तो नहीं बना सकता, वो क्या करता है, मूव करता है एमआरएनए को रीड करने के लिए। तो जैसे जैसे वो एमआरएनए को रीड करने के लिए राइबोसोम मूव करता है, ये जो मूवमेंट है राइबोसोम की अलोंग किसके, एमआरएनए के सीक्वेंस के, उसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। बस इतना सी बात थी, समझ में आ गया कि ट्रांसलोकेशन जो प्रोसेस है वो ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है, राइबोसोम का मूव होना है एमआरएनए सीक्वेंस के। अब समझ में आया कि ट्रांसक्रिप्शन से कैसे रिलेटेड है, ये ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। जब ट्रांसलेशन में एमआरएनए मूव होता है, राइबोसोम मूव होता है एमआरएनए को रीड करने के लिए, वो जो राइबोसोम की मूवमेंट होती है उसको कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन। बस इतना सा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ तुमको म्यूटेशन थ्योरी फटाक से। देखो क्या होती है म्यूटेशन थ्योरी पढ़ते हैं और इस लेक्चर को खत्म करते हैं। म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं होती, ये होता है सडन चेंज ऑकर इन डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होता है उसके ऊपर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर क्या आ जाती है, कुछ एरर आ जाते हैं। वो कैसे होता है, डीएनए के अंदर सीक्वेंस के अंदर चेंज कैसे आ जाता है। फॉर एग्जांपल जब ये दो तरीके से होता है म्यूटेशन ऑकर ड्यू टू, म्यूटेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा हो, पहला कब, जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा हो, रेप्लिकेट करना हो, और दूसरा किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, वो कौन सा हो सकता है, रेडिएशन के कारण। रेडिएशन इसलिए बोला जाता है बच्चों मोबाइल से ज्यादा चिपको मत, उससे दूर रहो, क्योंकि रेडिएशन के कारण तुम्हारे अंदर म्यूटेशन आ सकती है। और म्यूटेशन का सबसे बड़ा कॉज क्या होता है, किसी बच्चे के अंदर कोई ऑर्गन एब्सेंट रहता है, राइट, किसी बच्चे के अंदर कोई ऑर्गन एब्सेंट रहता है। वो किसके कारण होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या होता है, तुम्हारी बॉडी किस तरीके से बनेगी, तुम्हारी बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन होगा, कौन सा ऑर्गन नहीं होगा, कौन डिसाइड करता है, डीएनए डिसाइड करता है। क्योंकि वो क्या है तुम्हारा, सॉरी क्या है, वो तुम्हारी बॉडी का जितना भी इंफॉर्मेशन किस तरीके से बनेगी वो कैरी करने वाली चीज है। अगर उसी के साथ में छेड़छाड़ हो गई तो क्या तुम्हारी बॉडी परफेक्टली बनेगी, क्या नहीं बनेगी, राइट। तो म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए के अंदर, डीएनए सीक्वेंस के अंदर चेंज हो जाता है, यानी कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, उसके अंदर एक चीज एब्सेंट हो जाती है, यानी कि उसके अंदर एरर आ जाता है, उसके अंदर डिफॉल्ट आ जाता है, जिसके कारण क्या होती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन एब्सेंट हो जाता है, या फिर तुम्हारी स्किन टोन का कलर चेंज हो जाता है, तुम नीले पड़ जाते हो, ये सब भी होता है। तो ये कब होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे और किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, जैसे कि रेडिएशन के कारण। अब ये दिखता कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डीएनए सीक्वेंस है ATG, बट जब ये डीएनए रेप्लिकेट हुआ, यानी कि डीएनए का डुप्लीकेट हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया। और जैसे ही म्यूटेशन हुआ तो यहाँ ए भी सेम था, पर टी की जगह यू आ गया और जी की जगह सी आ गया। तो ये हो गया म्यूटेशन, यानी कि चेंज हो गया डीएनए 1 चेंज हो गया डीएनए
2 में, ठीक है। डीएनए के अंदर क्या होगा, चेंज होगा, इसलिए क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। अब ये जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन जो है इसके फादर जो है, म्यूटेशन के फादर जो है जिसने इसकी डिस्कवरी की थी उसका नाम था ह्यूगो डे वर्से, 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 ठीक है, उसका नाम था ह्यूगो डे वर्से। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपके एग्जाम में सिर्फ दो चीजें पूछेगी, पहली तो म्यूटेशन की डेफिनेशन और दूसरी म्यूटेशन किसने फाउंड किया, यानी कि म्यूटेशन के फादर कौन थे, वो थे ह्यूगो डे वर्से। बस आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है और म्यूटेशन थ्योरी क्या होती है। म्यूटेशन थ्योरी तो बहुत छोटी थी, बट जो हमको डिफिकल्ट था वो था सेंट्रल डोग्मा। जिस तरीके से मैंने समझाया उस तरीके से अगर आपको नहीं समझा हो तो कुछ मत करना, सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसको एक बार रीड करना, फिर मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में साथ में एक एनिमेशन वीडियो की लिंक दूंगा, उस एनिमेशन को देखना, तब तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय। कल के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन को और इवोल्यूशन थ्योरी और एविडेंस इवोल्यूशन को खत्म करेंगे। उसके बाद में लेक्चर नंबर 3 में डार्विन थ्योरी, लेमार्किज्म, स्पेसिएशन को कवर करेंगे और उसके बाद में लेक्चर नंबर 4 में ह्यूमन इवोल्यूशन को कवर करेंगे और उसके बाद में हम अपने चैप्टर एंड करेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी लेक्चर एंड हो गया है तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले रिवाइज करना है, पीडीएफ नोट्स से रिवाइज करना। बोर्ड के नोट्स तो है ही आपके पास में लिखे, क्योंकि आपने अगर साथ साथ में नोट्स बनाए होंगे तो उससे रिवाइज कर लेना, नहीं तो फिर आपको पीडीएफ में नोट्स दिए हुए हैं, उसमें मैंने बिल्कुल ही कंसाइज वे में, बिल्कुल ही अच्छे हैंडराइटिंग में आप सभी के लिए नोट्स तैयार किए, वहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि आपको वहाँ से जब आप पढ़ोगे ना तो आपको हर एक चीज़ मैंने अच्छी तरीके से लिखी हुई है। बोर्ड में उतना अच्छे से नहीं समझा सकता जहाँ जिस तरीके से मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो और फिर आपको सॉल्व करनी है डीपीपी, जो कि आपको भी उसकी लिंक भी डीपीपी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ में आपको सब रिवाइज डीपीपी सॉल्व करने के बाद में एनिमेशन लेक्चर होना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 3 में।